हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ शासन की व्यवस्था को चलाने के लिए प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की चर्चा भी करेंगे। एक मंत्री किस तरह से योग्यता धारित करता है, एक मंत्री कब तक अपने पद पर बना रह सकता है, किन किन स्थितियों में किसी भी व्यक्ति को मंत्री का पद धारण किया जा सकता है, इन सारी चर्चाओं के साथ साथ संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है, क्या उस शक्ति में और अधिक विस्तार करने और राष्ट्रपति कैसे अपनी संघ की सारी कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग करता है, इन सारे प्रश्नों का समाधान इस एकमात्र वीडियो में आपको दिखाई देंगे। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि आप लास्ट तक वीडियो के हर पॉइंट्स को, हर प्रश्न को देखते रहिए और हर प्रश्न का समाधान इसी वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम आते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान, पार्डन्स पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्षमादान नाम से ही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोसेस से भी जुड़ा हुआ है। क्षमादान की शक्ति, पार्डन्स पावर। पार्डन्स पावर, क्षमादान की शक्ति, ये बहुत बड़ी शक्ति है। सबसे पहले एक पहला प्रश्न आप क्लियर करिए कि राष्ट्रपति क्या क्षमा कर सकता है। तो सबसे पहले एक चीज याद करना होगा कि राष्ट्रपति की ये क्षमादान की जो शक्ति है, इसे न्यायिक शक्ति के अंतर्गत माना जाता है। इसे एक न्यायिक शक्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायिक शक्ति पूरी तरह नहीं है, पूर्णतः नहीं है। इसीलिए इसे क्वैसी जुडिशियल पावर, इसको क्वैसी जुडिशियल पावर के नाम से भी जाना जाता है, या अर्ध न्यायिक शक्ति, इसे अर्ध न्यायिक शक्ति के भी नाम से भी जाना जाता है। अर्ध न्यायिक शक्ति, एक बार यही प्रश्न पूछा जाता था कि अर्ध न्यायिक शक्ति क्या है, राष्ट्रपति से इसका क्या संबंध है। तो आप याद करिए कि न्यायिक शक्ति का संचालन करने के लिए न्यायालय में कई सारी प्रक्रियाओं का संचालन होता है। जैसे पहले बहस होगी, आर्गुमेंट होगा। बहस में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों का होना आवश्यक है। बहस में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों का होना आवश्यक है, और बहस का जो आधार भी होना आवश्यक है। इस बहस का आधार भी होना आवश्यक है, और ये आधार क्या है? ये आधार संविधान है। तो एक चीज यहां संविधान अर्थात इसका कानूनी पक्ष है, लेकिन याद रखिए यहां पर इन क्रियाओं का बिल्कुल इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप यही याद करिए कि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है, पार्डन्स पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, वह एक न्यायिक शक्ति पूर्णतः नहीं माना जा सकता, वह एक क्वैसी जुडिशियल पावर है। और दूसरा, ये किस तरह के दंड को, क्षमादान दंड को किया जाता है, लेकिन ऐसा दंड याद रखिए जो संघ के न्यायालय के द्वारा, जो संघ के न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। ऐसा दंड जो संघ के न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, उस दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। और क्या क्या कर सकता है, यहां पर आप देखिए। इस दंड की प्रक्रिया को राष्ट्रपति या तो पूरी तरह 100% समाप्त कर सकता है, पूरी तरह दंड को समाप्त कर सकता है, दंड को कम भी कर सकता है, या दंड के स्वरूप को बदल भी सकता है।
तो 3 चीजें याद रखिए। क्षमादान की प्रक्रिया में, राष्ट्रपति के क्षमादान की प्रक्रिया के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान रखना है। पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति संघ के किसी भी न्यायालय के द्वारा एनी टाइप ऑफ द पनिशमेंट विच आर गिवन बाय एनी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी दंड को राष्ट्रपति 100% रिमूव कर सकता है, समाप्त कर सकता है, या दंड के सजा के प्रावधान को कम कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर 20 वर्ष की सजा है तो उसको 10 वर्ष की सजा दे सकता है, या अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड भी प्राप्त है तो इस मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति 100% समाप्त कर सकता है। याद रखिए। तीसरा एक बात हम कह रहे हैं कि इसके नेचर को बदल सकता है। जैसे कभी कभी कुछ व्यक्तियों को दंड के साथ कठोर शब्द का यूज किया जाता है, रिजिड पनिशमेंट, कठोर सजा। कठोर सजा का मतलब है सश्रम कारावास। उसको जेल में पर डे कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करने पड़ते। सश्रम से तात्पर्य यही है कि सजा प्राप्त व्यक्ति को जेल में पर डे शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इस शारीरिक श्रम के बदले उसको कुछ मूल्य प्राप्त भी होते हैं। तो वह जेल में पर डे शारीरिक श्रम करेगा, सश्रम श्रम। अब राष्ट्रपति अगर चाहे तो शारीरिक श्रम यानी सश्रम जो करना पड़ता है, चाहे तो उसको सश्रम के जगह पर साधारण दंड दे सकता है। साधारण दंड मतलब बिना शारीरिक श्रम किए वो जेल में समय व्यतीत करेगा। तो इसके नेचर में बदलाव हो गया। ये नेचर में क्या हो गया? बदलाव हो गया। किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड है, उसको आजीवन कारावास की सजा दे दिया। तो इस तरह से राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, याद करिए, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की ये पार्डन्स पावर है, क्षमादान की शक्तियां हैं। और इस क्षमादान की शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति इस तरह का क्षमा कर सकता है। और दूसरा याद करिए, जैसे मैंने कहा कि यह पूरी तरह न्यायिक शक्ति नहीं है बल्कि अर्ध न्यायिक शक्ति है, क्योंकि न्यायालय में इसके लिए सजा प्राप्त व्यक्ति या उसका वकील कभी भी कोई आर्गूमेंट नहीं करता, कोई बहस नहीं करता, और ना ही सजा पाने वाला या जो उससे पीड़ित बचाव पक्ष है, उन दोनों पक्षों के बीच कभी भी न्यायालय में कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता। इसलिए याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है, दैट इज द मर्सीफुल रिक्वेस्ट। ये राष्ट्रपति से एक दया की भीख है। इसको आप दया की भीख भी कह सकते हैं। भीख, दया की भीख। भीख में कोई आर्गुमेंट काम नहीं करता है। भीख में दिया भी जा सकता है और नहीं दिया जा सकता है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। और आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद आप पहली बार ये जानेंगे कि राष्ट्रपति अपने विवेक से सारे निर्णय नहीं लेता है, बल्कि राष्ट्रपति अपना हर निर्णय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के निर्णय से लेता है। इसीलिए इस संबंध में उस दंड के प्रावधान को राष्ट्रपति होम मिनिस्ट्री के पास, गृह मंत्रालय के पास भेज देता है। होम मिनिस्ट्री उसका इन्वेस्टिगेट करके उसकी रिपोर्ट अपने निर्णय के साथ प्रेसिडेंट को दे देती है, और फिर प्रेसिडेंट उसी के अकॉर्डिंग निर्णय लेता है जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का विचार होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां बहुत बड़ी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां बहुत व्यापक भी हैं, और यह राष्ट्रपति के प्रथम प्रोटोकॉल या प्रथम नागरिकता के प्रावधान की प्रक्रिया को भी सिद्ध करने में सफल होता है। तो ये बड़ा क्लियर, बहुत आसानी से हमने आपको बताया। अब हम आते हैं दूसरा प्रावधान, क्या संघ की इस कार्यपालिका शक्ति को विस्तार दिया जा सकता है? यस, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी किया जा सकता है। एक्सटेंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संबंध में अनुच्छेद 73 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति विधायिका जिन विधियों को बनाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन जिसके द्वारा किया जाता है उसे कार्यपालिका कहा जाता है। इसको एक्सटेंड करने का अधिकार, इसको विस्तार देने का अधिकार पार्लियामेंट को है। इसको विस्तार देने का अधिकार संसद को प्राप्त है।
संघ की कार्यपालिका शक्ति में किसी भी प्रकार का विस्तार यदि करना है तो यह शक्ति संसद को प्राप्त है। याद कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं जो प्राय आप पेपर और अखबार में चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। उसका नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? मंत्रिपरिषद किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, यहां पर मैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा करने जा रहा हूं यह आर्टिकल 74 के अंतर्गत करता हूं। हम ये जानते हैं कि संघ सरकार का मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है। संघ सरकार का संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री इन सारे वास्तविक शक्तियों का प्रयोग अपने कुछ मंत्रियों की सहायता से करता है और उन सारे विभागों के मंत्रियों के समूह को, ऑल द मिनिस्टर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, उन सभी विभागों के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। याद कर लीजिए, ये मंत्रिपरिषद जनरली हमारी 3 प्रकार की होती है। देखिए, एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, जनरली है, ये इससे भी ज्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, या चाहे तो प्रधानमंत्री अकेले पूरे देश की शासन को चला सकता है। तो ये मंत्रिपरिषद हमारी 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे बड़ा जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर होता है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये मंत्रिपरिषद हमारी 3 प्रकार की है, लेकिन यहाँ याद करिए, सामान्यतः यहाँ पर लिखना जरूरी है, यानी इससे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जो पहला जो सबसे बड़ा मंत्री होता है वो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर कहलाता है। इसको हम दूसरा जो मिनिस्टर है उसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इसको हम राज्य मंत्री भी कहते हैं। और तीसरा जो हमारा मंत्री है वह डिप्टी मिनिस्टर है। डिप्टी मिनिस्टर कहलाता है। इसको उप मंत्री भी कह सकते हैं। तो सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को, और चूंकि इसका जो लीडर है वो लीडर पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री है जो अपने विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का विभागाध्यक्ष होता है। राज्य मंत्री का काम अपने विभाग के विभागाध्यक्ष के कार्य में सहायता करना होता है। उप मंत्री का काम है विभागाध्यक्ष तथा राज्य मंत्री दोनों के कार्यों में सहायता करना होता है, और इन सब का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो याद करिए, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। याद करिए, राष्ट्रपति अपना सारा कार्य स्वयं नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति के कार्य में सलाह और सहायता प्लस सहायता, सलाह और सहायता, aid and advice, for aid and advice also a council of ministers, एक मंत्रिपरिषद होती है, और इसी मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है, लीडर होता है, वह प्रधानमंत्री होता है, और जो देश के शासन या सरकार की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, वास्तव में केंद्र की वास्तविक शक्तियों का लीडरशिप प्रधानमंत्री के ही हाथों में होता है। तो ये वेरी क्लियर हो गया। तो याद करिए, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था, जब हम राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे, जब उसके गहराइयों को हम अध्ययन कर रहे थे कि राष्ट्रपति संविधान के द्वारा सभी संघ सरकार की कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति के ही नाम से हैं, परंतु राष्ट्रपति अपने इन सारी कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता से ही करता है, और इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो लीडर है वह प्रधानमंत्री होता है। दूसरा आते हैं कि ये जो मंत्री होते हैं वो कैसे होते, लेकिन इसके पहले हम आपको और बता दें किस व्यक्ति को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। जब आप किसी परीक्षा के इंटरव्यू में जाएंगे, वहां इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाया जाता है। तो याद कर लिए,
आफ्टर जनरल इलेक्शन इन हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा के आम चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, तो लीडर ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन हाउस ऑफ पीपुल इज इनवाइटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। और फिर केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के ही द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही किया जाता है। और कोई भी मंत्री कब तक अपने भी पद पर काम करेगा, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका अध्ययन करने के लिए हम अनुच्छेद 75 पर आ जाएंगे, जिसमें मंत्रियों के विषय में प्रावधान किया गया है। मंत्रियों के विषय में प्रावधान, तो याद करिए मित्रों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री तभी मंत्री पद धारण करेगा जब वह संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होगा। जब वह संसद या पार्लियामेंट के एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एनी मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या वह राज्यसभा का सदस्य हो, इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। और यदि वह सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री पद धारण नहीं करेगा। हाँ, एक वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य रखी गई है। राष्ट्रपति ऐसे किसी भी व्यक्ति को, भारत के नागरिक को मंत्री पद प्रदान कर सकता है कि जो उस समय संसद के ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, परंतु यदि प्रधानमंत्री के परामर्श से किसी ऐसे व्यक्ति को, भारत के नागरिक को केंद्र का मंत्री पद प्रदान किया गया है, तो ऐसी स्थिति में पद ग्रहण करने के बाद, जिस दिन वह शपथ ग्रहण मंत्री पद का करेगा, शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 माह के अंदर वह या तो लोकसभा का सदस्य बने या तो राज्यसभा का सदस्य बने। और यदि वह किसी भी सदन का सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाता है तो उस 6 माह की समाप्ति पर उस मंत्री के समस्त अधिकार, ऑल द राइट्स एंड पावर्स ऑटोमेटिकली डेड, स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार याद करिए कि प्रत्येक मंत्री संसद का सदस्य होना आवश्यक है। और यदि ऐसा मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह पद ग्रहण करने के 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। और यदि वह इस शर्त को पूरा नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से कि वह इस अवधि के समाप्त होते ही उसके सारे अधिकार और शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और याद करिए कि मंत्री का कार्यकाल क्या है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एनी मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। याद करिए, प्राय लोग इसका उत्तर 5, 4 इस तरह से दे देते हैं। याद करिए, नो एनी फिक्स ईयर, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यह राष्ट्रपति के कृपा पर्यंत है, इच्छा पर्यंत है। यानी प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। मंत्री का कार्यकाल तभी तक है जब तक राष्ट्रपति का है। ये बात अलग है कि राष्ट्रपति व्यवहारिक रूप से किसी भी मंत्री को पद से नहीं हटाता, वह प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्री को पद मुक्त करता है। लेकिन मंत्री का जो कार्यकाल है, प्रश्न अगर आपको परीक्षा में पूछा जा रहा है तो आप लिखेंगे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कृपा पर्यंत, इच्छा पर्यंत है, तभी तक रहेगा। आज किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करता है और अभी अभी 10 मिनट के बाद उसको मंत्री पद से बिना किसी कारण के हटा सकता है यदि प्रधानमंत्री उससे संतुष्ट नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से मंत्रियों के विषय में भी हमने उल्लेख किया, बृहद उल्लेख किया। इसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी की चर्चा आती है और महान्यायवादी अनुच्छेद के रूप में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आईएएस पीसीएस के साथ साथ तमाम किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। लेकिन इसके विषय में हम आपको बता दें कि इसका हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और आप इस वीडियो को YouTube के स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पे जाकर आराम से, बड़ी सरलता से हमने महान्यायवादी के सारे प्रश्नों को वहां हमने क्लियर कर दिया है। तो इस तरह से महान्यायवादी के
सभी प्रश्नों को आप पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों से लेकर आपको मंत्रियों के विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख किया, और हमें पूरा उम्मीद है कि आपके हर प्रश्न का यहाँ समाधान हो गया होगा। और एक लास्ट बात कहने के साथ साथ कि आगे के सारे वीडियो आपको तुरंत पहुंचता रहे, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारियां दें। और हमें उम्मीद है कि आप हर प्रश्नों का यहाँ उत्तर अवश्य देखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।